जहां पर कोरोना का स्प्रेड तेज हो रहा है, उन राज्यों के साथ विशेष रूप से चर्चा की गई है। लेकिन बाकी राज्यों के पास भी काफी अच्छे सुझाव हो सकते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे कोई पॉजिटिव सुझाव जो जरूरी हैं, आपको लगता है, वो मेरे तक पहुंचाइए, ताकि कोई न कोई रणनीति बनाने में वो उपकारक होंगे। अभी यहां जो भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सचिव की तरफ से प्रेजेंटेशन आया, उससे भी स्पष्ट है कि एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है। लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। साथियों, आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे।
कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव ज़्यादा न हो। और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्थाएं इतनी हो चुकी हैं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन, उसी पर बल दीजिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। हाँ, उसमें जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पे विश्वास है। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ, वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं, पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और आप देखिए, अब एक विषय ऐसा आया है, मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने राज्य की मशीनरी के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें, और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या, मैं इसको सवाल के रूप में कह रहा हूं। होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में, ये थोड़ा वेरिफिकेशन का, लेकिन आप भी उसको राज्य में करवा सकते हैं। पहले कोरोना के समय क्या होता था, हल्के फुल्के सिम्टम्स में लोग डर जाते थे तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं आता, और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है, तब हमारे ध्यान आता है। जो आज परिवार के परिवार जो लपेट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होने से होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो ऐसे जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं, उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है। उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूं क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है, और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग
और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें। टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रख जाए। और आपको याद होगा, शुरू में जब कोरोना खबरें आने लगी तो हमारे यहाँ कंपटीशन होने लगी। वो राज्य तो निकम्मा है, वहाँ बहुत बढ़ गया, फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, राज्यों की आलोचना करना बड़ा फैशन हो गई थी। तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरा भी चिंता मत कीजिए, उसके कारण आपका परफॉर्मेंस बुरा है, प्रेशर में मत रहिए, आप टेस्टिंग पर बल दीजिए। और वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ, संख्या ज़्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नज़र आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। और जो आलोचना करने वाले हैं, थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता है, आने दीजिए। उसके कारण कोई राज्य अच्छा है, कोई राज्य है, ऐसा मूल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए। भले पॉजिटिव केस ज़्यादा आते हैं, आने दीजिए, लेकिन उसी का तो हम उपाय कर पाएंगे। और हमारी टारगेट 70%, 70% RT-PCR टेस्ट करने का है। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है। ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। भले पॉजिटिव केस बढ़े, चिंता मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो घर में फैलाता रहेगा, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे टेनामेंट को, सबको लपेट लेगा। हमने पिछली मीटिंग में इस पर चर्चा की थी कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। आपने देखा होगा, कुछ लैब सबको निगेटिव दे रही है, कुछ लैब सबको पॉजिटिव दे रही है, तो ये तो अच्छी चित्र नहीं है। तो कहीं कुछ कमी है, और ये गवर्नेंस के माध्यम से हम लोग चेक करना। कुछ राज्यों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत होगी, लेकिन इसे जितनी तेजी से करेंगे उतना ही मददगार होगा। लैब्स में शिफ्ट बनाने की जरूरत करनी है, तो मैं समझता हूं किया जाना चाहिए। साथ ही मैंने जैसे पारण में कहा, कंटेनमेंट जोन्स में टेस्टिंग पर हमें बहुत बल, जिस कंटेनमेंट तय करें उसमें एक भी व्यक्ति टेस्टिंग के बिना रहना नहीं चाहिए। आप देखिए, आपको परिणाम फटाफट मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, जहां तक ट्रैकिंग का प्रश्न है, प्रशासनिक स्तर पर हर इन्फेक्शन, हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। पूरे के मोहल्ले, इलाके के इलाके, ऐसा मत करो। अगर 2 फ्लैट हैं, एक इमारत में 6 मंजिला है, तो फिर उतनों को ही करो। बगल का टावर है उसको बाद में देखो। अदरवाइज क्या होगा कि हम सब के सब सरल मार्ग यही है कि मेहनत कम पड़ती है, ये कर दो, उस दिशा में मत जाइए। आप सब इस दिशा में सक्रिय हैं, बस हमारी सतर्कता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, यही मेरा आग्रह रहेगा। हमें ये सुनिश्चित करना है
कि कोविड फटीग के चलते जमीन तक जाते जाते प्रयासों में सुस्ती किसी भी प्रकार से नहीं आने देनी है। कई राज्यों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पीरियोडिकली क्रॉस चेक करने के लिए भी टीम्स बनाकर काम किया है। इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। हम सबको ये भी अनुभव है कि जहां कंटेनमेंट जोन में हेल्थ मिनिस्ट्री की एसओपीज का, और मैं मानता हूं ये एसओपी बड़े अनुभव से तैयार हुई है और समय समय पर किया गया है, उस एसओपी का प्रभावी पालन हो रहा है, वहां बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। इसलिए मेरा ये सुझाव जरूर होगा कि इस और विशेष ध्यान दिया जाए। साथियों, हमने चर्चाओं के दौरान अभी मोर्टालिटी रेट पर चिंता जताई है। ये कम से कम रहे, इन पर भी हमें बहुत जोर देना है। और उसका मूल कारण यही है कि वो रूटीन लाइफ जीता है, मामूली बीमारी ऐसा मान लेता है, पूरे परिवार में फैला देता है और फिर एक स्थिति बिगड़ने के बाद अस्पताल तक आता है, फिर टेस्टिंग होता है और तब चीजें हमारे हाथ से निकल जाती है। हमारे पास हर हॉस्पिटल में डेथ एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए। किस स्टेज में बीमारी का पता चला, कब एडमिशन हुआ, मरीज को कौन कौन सी बीमारियां थी, मृत्यु के पीछे अन्य क्या फैक्टर्स रहे, ये डाटा जितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा हमें उतने ही जीवन बचाने में बहुत आसानी होगी। साथियों, मैं आपकी भी जानकारी में है कि एम्स दिल्ली हर मंगलवार और शुक्रवार को इस विषय पर वेबिनार आयोजित करते हैं और देश भर के डॉक्टर्स उनसे जुड़ते हैं। ये लगातार होते रहना चाहिए। सभी राज्यों के अस्पताल इनसे जुड़ते रहें। जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल चल रहा है उनकी जानकारी सबको रहे, ये भी जरूरी है। और ये लगातार कम्युनिकेशन की व्यवस्था है। जो मेडिकल फैकल्टी के लोग हैं उनको उन्हीं की भाषा में उन्हीं को लोग समझाएं, इसका प्रबंध है, इसका लाभ लेना चाहिए। इसी तरह एम्बुलेंसेस, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी की भी लगातार समीक्षा आवश्यक है। अभी तक जब पिछली बार हम पीक में थे, आज भी देश में उतना ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा और इसलिए एक बार एनालिसिस कर ले हम चीजों का, रिपोर्ट को जरा वेरीफाई कर ले हम। साथियों, एक दिन में हम 40 लाख वैक्सीनेशन के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं। वैक्सीनेशन पर कई महत्वपूर्ण बिंदु इस चर्चा में हमारे सामने आए हैं कि वैक्सीनेशन में भी आपके अधिकारियों को लगाइए। दुनिया भर के समृद्ध से समृद्ध देश जिसके पास सब सुविधाएं उपलब्ध है, उन्होंने भी वैक्सीनेशन के लिए जो क्राइटेरिया तय किए हैं, भारत उनसे अलग नहीं है। आप जरा स्टडी तो कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग आपके पास है, जरा देखिए तो सही। और नए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए जितना भी कोशिश हो रही है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसके लिए भी काम हो रहा है। और वैक्सीन के डेवलपमेंट से लेकर स्टॉक और वेस्टेज जैसे जरूरी बिंदुओं पर भी चर्चा हुई है। ये बात सही है। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती है। जो अवेलेबल है उसके हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। साथियों, वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों की सलाह, सुझाव और सहमति ने से ही देशव्यापी रणनीति बनी है। मेरा आप सभी से आग्रह होगा कि हाई फोकस्ड डिस्ट्रिक्शन जो है उनमें 45 साल के ऊपर 100% वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कीजिए। एक बार एक तो अचीव करके देखिए।
मैं एक सुझाव देता हूं, क्योंकि ये कभी कभी वातावरण बदलने के लिए चीजें बहुत काम आती हैं। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें, जीरो वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें। और इसके लिए हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं, एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वातावरण बदलने में बहुत काम आएगा। और मैं भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, और वो भी एलिजिबल वर्ग को। मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास के भी 45 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाने के लिए मदद करिए। मेरी नौजवानों से विशेष अपील है, आप हेल्दी हैं, सामर्थ्यवान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा देश का नौजवान कोरोना के जो एसओपीज हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात, मास्क पहनने वाली बात है, अगर मेरा देश का नौजवान इसको लीड करेगा तो कोरोना की कोई नहीं है को मेरे नौजवान तक पहुंच जाए। हम पहले इस प्रिकॉशन को नौजवानों पर बल दें। नौजवानों को वैक्सीन के लिए जितना हम मजबूर करना चाहते हैं उससे ज्यादा उसको प्रोटोकॉल के लिए करें। अगर हमारा नौजवान इसको बीड़ा उठा लेगा, खुद भी प्रोटोकॉल का पालन करेगा, औरों से भी करवाएगा, तो आप देखिए वही स्थिति जैसे हम एक बार पीक पर जाकर के नीचे आए थे, दोबारा हम आ सकते हैं। इस विश्वास के साथ हम आगे चल सकते हैं। सरकार ने एक डिजिटल व्यवस्था बनी आई है जिससे लोगों को वैक्सीन में मदद मिल रही है, और अच्छा अनुभव सब लोग लिखते भी हैं कि भाई मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा। लेकिन इस डिजिटल व्यवस्था से जुड़ने में जैसे भी परेशानी आ रही है, जैसे गरीब परिवार हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी का समझ नहीं है, मैं नौजवानों से कहूंगा ऐसे परिवारों को मदद करने के लिए आप आगे आइए। हमारे एनसीसी हो, हमारे एनएसएस हो, ये हमारे राज्य के जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनको हम काम में लगाएं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिले। हमने इसकी चिंता करनी चाहिए। शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गरीब है, बुजुर्ग है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उन तक ये बातें पहुंचाएं, उनको हम वैक्सीनेशन के लिए ले जाएं। ये हमारे वॉलेंटियर्स को, सिविल सोसाइटी को, हमारे नौजवानों को हमारी सरकारें मोबिलाइज करें और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हम वैक्सीन लगवाना अगर हमारा प्रयास रहेगा तो हमें एक पुण्य का काम का संतोष मिलेगा और हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही न बरते। सबसे बड़ी संकट ये हो गया है कि भाई अब मुझे कुछ होगा ही नहीं। डे वन से मैं कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क वगैरह जो प्रोटोकॉल्स है उसका पालन और अनिवार्य है। इंडिविजुअल लेवल पर लोगों में मास्क और सावधानी को लेकर जो लापरवाही आई है उसके लिए फिर से जागरूकता जरूरी है। जागरूकता के इस अभियान में हमें एक बार फिर समाज के प्रभावी व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों, सेलिब्रिटीज, ओपिनियन मेकर्स अपने साथ जोड़ना होगा।
आग्रह है कि गवर्नर नाम की जो अपने यहाँ इंस्टीट्यूट है उसका भी भरपूर उपयोग किया जाए। क्या गवर्नर साहब के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में ऑल पार्टी मीटिंग राज्य तो सबसे पहले कर लें, राज्य ऑल पार्टी मीटिंग करें और ऑल पार्टी मीटिंग करके एक एक्शनेबल पॉइंट तय करें। फिर मेरा आग्रह है कि गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री मिलकर के जितने भी इलेक्टेड लोग हैं उनका वर्चुअल वेबिनार करें। पहले अर्बन बॉडीज का करें, फिर रूरल बॉडीज का करें, जितने लोग चुन करके आए हैं उनसे करें और उनके सामने सभी आपके असेंबली में जो जीत करके लोग आए हैं उसके जो फ्लोर लीडर हैं सब संबोधित करें। तो एक पॉजिटिव मैसेज अपने आप शुरू हो जाएगा कि भाई इसमें राजनीति नहीं करनी है, सबने मिलकर के करना है। तो मैं समझता हूँ एक तो ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा, गवर्नर साहब के नेतृत्व में, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास बहुत काम रहते हैं, लेकिन गवर्नर साहब के नेतृत्व में एक आध समिट, बड़ा वेबिनार भी किया जाए और जो शहर हो वहाँ पर लोकल हो तो सभी धार्मिक नेताओं के एक समिट हो जाए और बाकी लोगों को वर्चुअल जोड़ा जाए। जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं एक आध समिट उनका कर लिया जाए। जो सेलिब्रिटीज हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनको एक बार कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये गवर्नर के माध्यम से इस प्रकार के लगातार भिन्न भिन्न समाजों के लोगों को जोड़ने का मूवमेंट चलाया जाए। और यही बात कि भाई आप इन प्रोटोकॉल का फॉलो, टेस्टिंग पर बल दीजिए। हमारा क्या हुआ है, हम एकदम टेस्टिंग भूल करके वैक्सीन पर चले गए। वैक्सीन जैसे जैसे प्रोडक्ट होगी, जैसे जैसे पहुंचेगी। हमने लड़ाई जीती थी बिना वैक्सीन को। वैक्सीन आएगी कि नहीं आएगी वो भी भरोसा नहीं था, तब हम लड़ाई जीते। तो आज हमें इस प्रकार से भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को भयभीत होने नहीं देना है। अगर हम जिस तरीके से लड़ाई को लड़े थे उसी तरीके से लड़ाई को जीत सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, पूरे परिवार लेपट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण जो मुझे नजर आता है, फिर भी आप लोग इसको वेरीफाई कीजिए। मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं किसी चीज का, मैं सिर्फ अपना ध्यान आकर्षित करता हूं कि एसिम्प्टोमेटिक कारणों से शुरू में परिवार में ये फैल जाता है, फिर अचानक परिवार में जो पहले से बीमार व्यक्ति है या कुछ करने वाला है वो एकदम से नए संकट में आ जाता है, फिर पूरा परिवार संकट में आ जाता है। और इसलिए मेरा आग्रह है, प्रोएक्टिवली हमने टेस्टिंग पर बल देना होगा। हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हिंदुस्तान के हर जिले में लैब बन चुकी हैं। एक लैब से शुरू किया था हमने, आज हर जिले में लैब पहुंच गई है। और हम इस चीज को बल ना दे तो कैसे होगा। इसलिए मेरा आग्रह है, जहां तक राजनीति करना न करने का सवाल है, मैं तो डे वन से देख रहा हूं, भांति भांति के बयानों को झेल रहा हूं, लेकिन मैं कभी मुंह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है। हमें ईश्वर ने इस समय ये कठिन परिस्थिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है, हमने इसको निभाना है। जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके, सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बाहर बारिश आ रही है, आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता है। आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ठीक हुए, तो भी अगर बारिश आ रही है तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा, रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। वैसा ही ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है, हर प्रोटोकॉल में फॉलो करते इसको भी करना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगा कि जैसे हमने पिछली बार कोरोना को नियंत्रित किया था, वैसे ही हम इस बार भी कर लेंगे। मेरा पक्का विश्वास है और मेरा आप पर भरोसा है। आप अगर इनिशिएटिव लेंगे, चिंता करेंगे और फोकस टेस्टिंग पे कीजिए। वैक्सीनेशन की व्यवस्था एक लंबे कालखंड के लिए है, जो निरंतर चलानी होगी, वो चलाते रहेंगे। आज बल हम इस पर दें और जो एक टीका उत्सव एक ब्रेक थ्रू करने के लिए तय किया है, उस टीका उत्सव पर हम
एक नई सफलता प्राप्त करें, एक नया विश्वास पैदा करने के लिए एक छोटा सा अवसर काम आ सकता है। मैं फिर एक बार आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर स्तर पर राज्य केंद्र कैसे मिलकर कोरोना का मुकाबला करें, इन सब पर उन्होंने बात कही। टेस्टिंग पर खासा जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा राजनीति अपनी जगह है, दवा भी कड़ाई भी, यही मंत्र आज प्रधानमंत्री ने दिया है। कोरोना से सावधानी से लड़े और वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही ना बरते। मास्क पहनना जरूरी है, हाथ साफ रखना, दवाई भी और कड़ाई भी, दोनों का पालन जरूरी है, कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन के बाद नियमों का पालन बेहद जरूरी है। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं, टेस्टिंग पर भी उन्होंने खासा ध्यान देने की बात कही है। जागरूकता बेहद जरूरी, क्या कहा पीएम ने, सुनिए। यहाँ जो भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सचिव की तरफ से प्रेजेंटेशन रखा गया, उससे भी स्पष्ट है कि एक बार फिर चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है। कुछ राज्यों में स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। ऐसे में गवर्नेंस सिस्टम में सुधार ये बहुत आवश्यक है। ये मैं समझ सकता हूं कि साल भर की इस लड़ाई के कारण व्यवस्था में भी थकान आ सकती है, ढीलापन भी आ सकता है, लेकिन ये 2-3 सप्ताह और अगर हम टाइट करें और अदर गवर्नर्स को बड़ा मजबूत करें, इस पर हमने बल देना चाहिए। साथियों, आज की समीक्षा में कुछ बातें हमारे सामने स्पष्ट हैं और उन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला, देश फर्स्ट वेव के समय की पीक को क्रॉस कर चुका है और इस बार के ग्रोथ रेट में पहले से भी ज्यादा तेज है। दूसरा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य फर्स्ट वेव की पीक को भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ और राज्य भी इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम सब के लिए एक चिंता का विषय है, सीरियस कंसर्न है। और तीसरा, इस बार लोग पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कैजुअल हो गए हैं। अधिकतर राज्यों में प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। तो प्रधानमंत्री ने सावधानी बरतने को कहा है। तमाम उन्होंने मंत्र आज तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ कहा आप अपनी सरकार का पूरा फोकस काम पे कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, केसेस ज्यादा होते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, कड़ाई भी, दवाई भी, नाइट कर्फ्यू ही काफी है फिलहाल, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी मामला अभी नाइट कर्फ्यू के आगे नहीं जाने वाला है। जितने भी लोग इस बात से चिंतित थे कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला है, उनके लिए पूरी तरह से तस्वीर साफ की है पीएम ने और कहा है नाइट कर्फ्यू ही काफी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन के जरिए तमाम मुख्यमंत्रियों के जरिए सामने पूरे देश के रख दिया, नाइट कर्फ्यू ही अभी की परिस्थितियों के लिए काफी है। लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कोविड को लेकर ये चिंताएं क्यों बढ़ी। एक तरफ 1.25 लाख से ज्यादा केसेस एक दिन में आना, दूसरी तरफ मौत की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट।
भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण अब कहर बनकर टूट रहा है। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। 1.25 लाख नए मामलों के साथ कोरोना ये दिखा रहा है कि दूसरी लहर में कोरोना का विस्फोटक घातक नहीं बल्कि बहुत घातक है। अब तो खौफ इस बात का होने लगा है कि कोरोना के ये आंकड़े आखिर कहां जाकर रुकेंगे। दूसरी लहर में कोरोना के मामले पहले 1 लाख के पार हुए, फिर 1,15,000 के पार हुए, आज 1.25 लाख को ये आंकड़ा पार कर गया है। आगे क्या होने वाला है? क्या कोरोना के मरीजों की संख्या 1.5 लाख पहुंचेगी या 2 लाख पहुंचेगी? और कितने दिनों में ये नौबत आने वाली है? आखिर दूसरी लहर का पीक कोरोना के कितने मामलों पर जाकर रुकेगा? हालात इतने बदतर हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट भी फेल हो रहे हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कौन सी ज्यादा विस्फोटक है, इन आंकड़ों से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। जनवरी 2020 पहला कोरोना केस, 16 सितंबर 2020 कोरोना के 97,886 केस, 11 फरवरी 2021 9,303 कोरोना के केस, 4 अप्रैल 2021 1,03,794 कोरोना के केस, 7 अप्रैल 2021 1,15,736 कोरोना केस, 8 अप्रैल 2021 1,26,265 कोरोना के केस। राज्य दर राज्य कोरोना के नए मामले नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। 8 अप्रैल को जब महामारी का आंकड़ा आया तो पिछले 24 घंटे में 684 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। खुद प्रधानमंत्री वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाते नजर आए। पूरे देश में दिल्ली से लेकर पटना तक, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक, भोपाल से लेकर अहमदाबाद तक, देश भर में ज्यादातर शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तरह तरह की सख्तियां बरती जा रही हैं, मास्क के चालान काटे जा रहे हैं। सच बात तो यह है कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर का ये तांडव कैसे कम होगा। अब जो हम आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं और भी दहशत पैदा करने वाले हैं। पिछले 3 हफ्तों में कोरोना के मामलों में 276% और कोरोना से मौतों में 281% का इजाफा हुआ है। 11 से 17 मार्च के बीच देश भर में कोरोना के 1,65,000 केस थे और 907 लोगों की मौत हो चुकी थी। 18 से 24 मार्च के बीच देश में कोरोना के 2,73,000 केस थे और 1,320 लोगों की मौत हुई थी। 25 से 30 मार्च के बीच ये आंकड़ा बढ़कर 3,74,000 हो गया, जबकि 1,977 लोगों की मौत हो गई। और 1 से 7 अप्रैल के बीच तो देश भर में कोरोना के मामलों में इतना उछाल आया कि देश भर में 6,23,000 केस हो गए, जबकि मरने वालों की संख्या 3,460 तक पहुंच गई। एक तरफ दूसरी लड़ाई आप कह सकते हैं दूसरी लहर के साथ पूरे देश को लड़नी पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए उनके संबोधन में ये साफ कहा है कि अभी लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू अभी काफी है, लेकिन दवाई भी, कड़ाई भी, टेस्टिंग भी जरूरी है। देखते रहिए आज तक। आज तक ने ENBA अवार्ड्स 2020 में एक बार फिर लहराया परचम। आज तक फिर चुना गया हिंदी न्यूज चैनल ऑफ द ईयर। ये ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तक ने एनबा अवार्ड्स में 76 ट्रॉफीज जीती हैं। मेरा मानना है कि हमने ये ट्रॉफीज इसलिए जीते हैं क्योंकि हमने न्यूज़ कवरेज के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है। हम कोरोना के आगे भी नहीं झुके। हम हर खबर का हर पहलू दिखाते हैं निष्पक्ष। 20 साल से आज तक को अपना भरोसा बनाए रखने के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टुडे ग्रुप ने किए रिकॉर्ड 76 अवार्ड्स अपने नाम। इंडिया टुडे ग्रुप, कोई नहीं दूर दूर तक।
कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है अभी के लिए नाइट कर्फ्यू ही जारी है। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय डाबर रेड टूथपेस्ट, देश का लाल। आज तक ने ENBA अवार्ड्स 2020 में एक बार फिर लहराया परचम। आज तक फिर चुना गया हिंदी न्यूज चैनल ऑफ द ईयर। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तक ने एनबा अवार्ड्स में 76 ट्रॉफीज जीती हैं। मेरा मानना है कि हमने ये ट्रॉफीज इसलिए जीते हैं क्योंकि हमने न्यूज़ कवरेज के साथ कभी भी समझौता नहीं किया है। हम कोरोना के आगे भी नहीं झुके। हम हर खबर का हर पहलू दिखाते हैं निष्पक्ष। 20 साल से आज तक को अपना भरोसा बनाए रखने के लिए आपका शुक्रिया। इंडिया टुडे ग्रुप ने किए रिकॉर्ड 76 अवार्ड्स अपने नाम। इंडिया टुडे ग्रुप, कोई नहीं दूर दूर तक। व्हाट्सएप के बेहतरीन फीचर्स की वजह से मैसेजिंग ऐप के तौर पर व्हाट्सएप को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। बात अगर फीचर्स की जाए तो व्हाट्सएप का कोई मुकाबला नहीं, पर व्हाट्सएप में ऐसी भी कई समस्याएं हैं जिनका सामना यूजर्स को करना पड़ता है। पर आज हम आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप किसी को भी भेजे गए कितने भी पुराने मैसेज को उसके चैट बॉक्स से डिलीट कर सकते हैं। अभी तक आपको व्हाट्सएप में ये ऑप्शन मिलता था कि अगर आपने अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को गलती से कोई मैसेज या फोटो भेज दिया है तो उसे आप डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन के तहत तुरंत या 1 घंटे के भीतर डिलीट कर सकते हैं। यानी 1 घंटे के बाद डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन भी काम नहीं करता। पर जो प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उससे आप 1 घंटे ही नहीं बल्कि सालों पुराने व्हाट्सएप मैसेज को किसी के भी चैट बॉक्स से डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन के डेटा को बंद करना होगा। इसके बाद फोन की सेटिंग में ऐप सेटिंग या ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। वहां आपको व्हाट्सएप में जाकर फोर्स स्टॉप के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। व्हाट्सएप के जिस मैसेज या फाइल को आपको डिलीट करना है उसकी डेट और टाइम को नोट कर लीजिए। उसके बाद फोन की सेटिंग में टाइम एंड डेट ऑप्शन में जाकर नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम को ऑफ कर दीजिए। इसके बाद जिस डेट और टाइम के मैसेज को डिलीट करना है अपने फोन में वो टाइम एंड डेट सिलेक्ट कर लें। इसके बाद जिस मैसेज को आपको डिलीट करना है वहां जाएं, उस मैसेज पर प्रेस करने के बाद सिलेक्ट करें और डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप इसे डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके को अपनाकर आप कितने भी पुराने मैसेज को रिसीवर के चैट बॉक्स से डिलीट कर सकते हैं। बता दें कि इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद अपने फोन के डेटा को ऑन भी कर सकते हैं। साथ ही टाइम एंड डेट सेटिंग में जाकर नेटवर्क प्रोवाइडेड टाइम को भी ऑन कर दीजिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।